नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ये दोनों ने बहुत बड़ा हंगामा मचा करके रखा है महाराष्ट्र के अंदर। और वो भी कोई छोटे मोटे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। देर रात यानी आज सुबह सुबह कल रात के 12 बजे के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने लगभग 12 या 13 घंटे की पूछताछ के बाद दिन भर की रात में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री उन्हें तो गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया। इस विषय पे हमने सुबह सुबह एक वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो जरूर जाकर के हमारे होम पेज पर पे देख लीजिएगा। उसमें हमने पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से क्या पूरा प्रकार हुआ है, और उन्होंने जानकारी देने में सहकार्य नहीं किया कि उन्हें जो भी पैसे वसूली के आ रहे थे, जो सचिन वाजे उनके पीए और पीएस वगैरह के पास दे रहा था, वो कहाँ किसके लिए ले रहे थे, कहाँ भेज रहे थे वो पैसे, इसकी उन्होंने जानकारी नहीं दी। इस तरह की सूत्रों से हमें जानकारी आ रही है। इस वजह से उन्हें अरेस्ट करना पड़ा। हालांकि उनकी कस्टडी 6 नवंबर तक स्पेशल कोर्ट ने ईडी को दे दी है। इसके सिवा एक बहुत ही बड़ा हंगामा हुआ कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आई कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने पिछले महीने यानी अक्टूबर 2021 में जो 70 जगह पर रेड किए थे, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, राजस्थान में जयपुर और कई सारी जगह हो, उसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लगभग 1000 करोड़ के लगभग की प्रॉपर्टी, मालमत्ता ये जब्त कर ली है, जिसका संबंध महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार से बताया जा रहा है। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये शक है कि ये जो पूरी मालमत्ता है, ये जो बेनामी प्रॉपर्टी है, जिसके भी नाम पर है, उन्हें नोटिस दिया जाएगा और उन्हें स्पष्टीकरण दिया जाएगा, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि ये जो पैसे, जिस पैसे से आपने एक्वायर की, ये पैसे कहां से आए। यानी अगर ये कोई शेल कंपनी से आए हो या फिर किसी रिश्तेदार की वजह से उन्होंने, कहने की वजह से उन्होंने ये परचेस की हो, या ये पैसे किसी रिश्तेदार ने उनके पास ट्रांसफर किया हो तो किसने ट्रांसफर किए, या ये पैसे कौन से कंपनी से, शेल कंपनी से आए, जरंडेश्वर कारखाने से आए, कहां से आए, इस विषय की पूरी जानकारी इनकम टैक्स उनसे मांगेगा। जिसमें उनके बेटे, अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार का भी नाम आ रहा है। उसमें ये जानकारी बताई जा रही कि लगभग 27 प्लॉट हैं जमीन के टुकड़े, यानी जमीन के प्लॉट, जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ के आसपास है। और इसके सिवा गोवा में एक रिसोर्ट है और साउथ मुंबई की एक बहुत बड़ी ऑफिस है, लगभग पूरी इमारत ही है शायद उसके अंदर। दक्षिण मुंबई यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरह का इलाका है। दूसरा यानी वो कफ परेड का इलाका होगा। और दूसरी बात तो दिल्ली में एक बहुत ही पॉश लोकेलिटी में एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यानी बहुत बड़ा फ्लैट है वहां पर। तो ये सब कुल मिला के लगभग इसकी कीमत 1000 करोड़ के आसपास होने की संभावना है, या शायद उससे ज्यादा। इस तरह की सूत्रों से ये जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। अब ये पूरे हिस्से के अंदर मजेदार बात यह है कि अगर आप हमारे होम पेज पर जाएंगे, हमारे यूट्यूब के, उसमें आपको जानकारी मिलेगी कि हमने तो एक वीडियो ऐसे बनाए हुए जिसमें से एक तो ये लिखा है कि महाराष्ट्र पॉलिटिशियंस फियरिंग एनसीबी और ईडी। उसमें भी हमने आपको जानकारी दी है कि किस तरह से ये घोटाले हुए हैं, उसका पूरा मॉडस ऑपरेंडी यानी पूरा तरीका दिया है। और दूसरा भी हमने बताया है कि आर्यन खान केस बीइंग मिसयूज्ड बाय पॉलिटिशियंस। मतलब आपका ध्यान किसी और जगह पर आकर्षित करने के लिए ये मुद्दे से, उसमें हमने ये दोनों वीडियोस में कुल मिला करके हमने जो जानकारी दी है, वो हिसाब से ये जो पूरा जो प्रकरण है, ये जो पूरा केस है, इसकी कथाकथित यानी न्यायालय के रिकॉर्ड पे जो जानकारी मिल रही है, कुछ बैंकों के रिकॉर्ड से जो जानकारी आ रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सूत्रों से जो जानकारी आ रही है, कुल मिलाकर के इसकी जो रकम 4518 करोड़ के आसपास होने की संभावना है, कम से कम। यानी जो रिकॉर्ड पे दिख रहा है वो। अब जो रिकॉर्ड पे अभी तक नहीं आया है, जो अभी तक जिसकी जांच चल रही है, उसमें आगे क्या क्या मिलता है वो देखना बाकी है। लेकिन इतना कंफर्म है कि लगभग 1000 करोड़ की जो बेनामी संपत्ति है, उस विषय में इन्हें नोटिस जाएगा। जो बेनामी प्रॉपर्टी का जो नया कानून है, और उसे सख्ती से अमल में लाया जाएगा। इस तरह की पुख्ता जानकारी हमें विश्वसनीय सूत्रों से मिल रही है।
तो ये जो दो किस्से हुए महाराष्ट्र में, उसमें आधे से ज्यादा महाराष्ट्र दहला हुआ है। नवाब मलिक के पास आज कोई मुद्दे नहीं बचे थे, तो उन्होंने वो छोटी मोटी बातें निकाली कि ये 1,00,000-2,00,000 का वॉच पहनते हैं समीर वानखेड़े, 70,000 की शर्ट पहनते हैं। अरे भाई, जिसकी पगारी 2-4-5 लाख रुपया महीना हो, जोनल डायरेक्टर है वो एनसीबी के, तो और उनकी बहन ने भी बता दिया, एडवोकेट यास्मीन वानखेड़े जी ने, उन्होंने बताया कि ये साल 2 साल में एक बार एक लिस्ट बनाते हैं और वो साल 2 साल में एक ही बार परचेजिंग करते हैं, और उसके बाद वो सब चीजें जो परचेज की वो 2 या 3 साल तक वही यूज करते हैं, नया परचेजिंग नहीं करते। तो साल में एक बार जो इंसान परचेस करता है उसकी पगार अच्छी खासी है। और ये जो वॉच की बात बता रहे थे, 1,00,000, 2,00,000 या 70,000 की वॉच, ऐसे कुछ, वो वॉच, वो घड़ी भी उनकी माताजी ने उन्हें गिफ्ट दी है। तो फिर मुंह के बल गिरने की उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई लगता है वहां के एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक साहब, क्योंकि वो कल जो देवेंद्र फडणवीस जी के पत्नी ने उन्हें जवाब दिया, वहां तो उनका हो ही गया। उसके 2 दिन पहले, अगर आपको याद होगा, तो उन्होंने एक आरोप किया था, दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है जिनकी पत्नी किरण गोसावी के साथ में बिजनेस में पार्टनर है, डायरेक्टर है, और उसके 24 घंटों के अंदर तुरंत निरंजन डावखरे ने आगे आकर के एक मीडिया में इंटरव्यू दिया था, मुलाकात दी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के बाकायदा, और उन्होंने कहा था कि हमारी पत्नी के कंपनी में जो डायरेक्टर हैं, और हमारी पत्नी भी वहां पर डायरेक्टर है, वो किरण गोसावी, यानी किरण प्रकाश गोसावी, वो कोई और है। और उसके बाकायदा उन्होंने सबूत मीडिया के पास दिए हैं। बल्कि हमने भी जब उन्हें संपर्क किया और उनसे जानकारी मांगी, तो उन्होंने जो कागजात दिए उसमें वो किरण गोसावी, उनका एड्रेस और उनका फोटो वो अलग ही था। यानी ये जो पंच बने किरण गोसावी, जिन्हें महाराष्ट्र के पुलिस ने अरेस्ट किया है, गिरफ्तारी की है, वो एक अलग व्यक्ति है, ये एक अलग व्यक्ति है। यानी इस तरह से हवा में फेंकने की आदत, हालांकि उन्होंने ये जो निरंजन डावखरे है या उनकी पत्नी मिसेस नीलिमा निरंजन डावखरे, इनका नाम नहीं लिया था। इन्होंने कहा था कि हम उनका नाम आगे बताने जा रहे हैं, विधानसभा का जो सेशन होगा, विंटर सेशन, ठंडी के सीजन में जो सेशन होगा, सत्र होगा विधानसभा का, ये नाम क्या बताते हैं, उसके पहले ये निरंजन डावखरे ने उन्हें खींच करके तमाचा जड़ दिया। ऐसी परिस्थिति उनकी हो गई। उसके बाद इस विषय पर उनकी बोलती हो गई बंद। कल मिसेस अमृता फडणवीस, यानी देवेंद्र फडणवीस की पत्नी, उन्होंने एक इस तरह का जवाब दे दिया कि वहां पर भी उनकी बोलती हो गई बंद। आज सुबह तो वो गिड़गिड़ा रहे थे, सुबह 9 बजे का टाइम है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और उसके बाद सुबह 10 बजे संजय राउत का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, बारी बारी से चलता है इनका। ये दोनों भी कुछ ना कुछ बोलते हैं। वो तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के कार्यकारी संपादक है, सम्मानीय सांसद भी हैं वो, संजय राउत जी। लेकिन ये नवाब मलिक, इन्होंने को तो ये छोटे मोटे मुद्दे मिले, और उन्होंने ये भी कहा कि हमें कहा जाता है कि महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, तो हमने सिर्फ 2 ही महिलाओं के विषय में बोला है। एक तो मिसेस वानखेड़े के बारे में, यानी क्रांति खेड़कर वानखेड़े, और एक देवेंद्र फडणवीस की पत्नी। लेकिन किसी महिला के विषय में इन्होंने कोई भी टीका या टिप्पणी करने की आवश्यकता क्या है? जहां पे पुरुषों की राजनीति का विषय चल रहा है, वहां पर महिलाओं के नाम लेने की जरूरत क्या है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इनके पास मुद्दे खत्म हो गए जो ये किसी के घर की महिलाओं को टारगेट करेंगे? कल इनकी बेटी या इनकी पत्नी का किसी ने नाम लेकर के कुछ कह दिया तो क्या इन्हें पसंद आएगी बात? हम तो सिर्फ जागृत करना चाहते हैं इन नेताओं को कि जिस तरह की ये राजनीति खेल रहे हैं। क्योंकि जब जो पत्नी है वानखेड़े साहब की, क्रांति रेडकर वानखेड़े जी, इन्होंने जब शिवसेना प्रमुख यानी सम्माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, तो उसका जवाब संजय राउत साहब ने बाहर आकर के दिया था और कहा था कि महिलाओं के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा कि भावना गवली शिवसेना की सांसद है, क्या वो महिला नहीं है? क्या वो मराठी नहीं है क्या? अरे, उनके ऊपर कोई इल्जाम लगा हुआ है गैर व्यवहार का, करोड़ों का। उनकी तुलना आप वानखेड़े साहब की पत्नी से करेंगे? किस तरह की छिछोरे किस्म की गिरी हुई स्तर की राजनीति पर वहां महाराष्ट्र के ये नेता उतर आए हैं, ये बात समझ में नहीं आती। महाराष्ट्र की जो बची कुची थोड़ी सी इज्जत थी, वो भी वो खुद खराब कर चुके, बदनाम कर चुके महाराष्ट्र को। अब जो थोड़ी बहुत बची हुई इज्जत है, उसे तो संभालने की कोशिश करें। उस विषय में कोई कुछ कह देगा तो वो तो कह देंगे कि ये महाराष्ट्र द्रोही है।
बस इनके पास और शब्द ही नहीं है। महाराष्ट्र की अस्मिता का, मराठी अस्मिता का सवाल है। जब आप लोग गलत काम करें तो मराठी की अस्मिता, महाराष्ट्र की अस्मिता वो कहां जाती है? जब पालघर में साधुओं को मार दिया गया तब कहां गई थी महाराष्ट्र की अस्मिता? कहां गया था? ये बाला साहब ने जो दिया वो हिंदुत्व था। इसका जवाब भी सम्माननीय संजय राउत जी ने देना चाहिए, या फिर महाराष्ट्र के सम्माननीय उद्धव ठाकरे साहब दे, जो कि बाला साहब के सुपुत्र है। इस तरह की राजनीति कब तक चलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अजीत पवार को अरेस्ट किया जाएगा। ऐसी कोई अरेस्ट नहीं होती। इनकम टैक्स की जवाबदारी होती है कि पहले इन्हें नोटिस दिया जाए। अगर इनका जवाब समाधान पूर्वक नहीं हुआ तो इन्हें हियरिंग में मौका दिया जा सकता है। हियरिंग में भी अगर इनका जवाब समाधान पूर्वक नहीं हुआ तो ये पूरा केस, ये प्रकरण ये उठा करके ईडी को ट्रांसफर किया जाएगा और ईडी उसमें एफआईआर यानी ईसीआईआर रजिस्टर करके और पूछताछ करेगी। उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए बुलाया जाएगा। अगर उसमें वो सहकार्य करेंगे तो ठीक है, सहकार्य नहीं करेंगे तो उन्हें अरेस्ट की जाएगी। अगर वो सीधा सीधा किसी नेता का नाम ले लेते हैं, वो चाहे अजीत पवार हो, चाहे शरद पवार हो, या जिस भी नेता हो, एनसीपी के हों, शिवसेना के हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो बताएंगे कि हमने सबने ये जो किया फलाने के कहने पे किया या इनके इंस्ट्रक्शन पर हम पूरा काम कर रहे थे, तो कहानी खत्म है। जिस नेता का नाम आ रहा है, जो हमने वीडियो में नाम तो नहीं बताया, लेकिन 2 बिल्डर, ये सब कुल मिला के वो बिल्डर और ये कारखाने और ये सब एक प्राइवेट बैंक, फिर वो पुणे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक, उनके साथ में और 3 बैंक, इस तरह का जो पूरा जो व्यवहार और गैर व्यवहार हुआ है 4518 करोड़ के आसपास का है कम से कम। तो अब इसमें आगे क्या होने जा रहा है इस विषय में हमने तो नजर बनाई हुई है, लेकिन आपकी राय आप जरूर नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। आज इस वीडियो में हमने आपको जो जानकारी दी उस पर आप जरूर कमेंट करें कि आपको आज का कंटेंट कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को आप लाइक करें और आपके सभी जितने दोस्त, रिश्तेदार, आपके मित्र हैं, आपके प्रोफेशनल क्षेत्र में आपके सहकारी हैं, कलीग्स हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी लोग हैं, सबको एक साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि सही सही जानकारी भारत के हर कोने में हर नागरिक तक पहुंच सके। यही आप सबसे हमारी विनती है, हमारा निवेदन है। आज धनत्रयोदशी का दिन है। सुबह सुबह के हमारे वीडियो में तो हमने आप सभी को शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन फिर भी आज एक और बार दोबारा आप सभी को धनतेरस यानी धनत्रयोदशी की मंगलमय बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।